नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पीएफपी में। आज हम बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। बैंक निफ्टी में तो भाई साहब आग लग चुकी है, भारी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक का एनालिसिस करेंगे और ऐसे माहौल में जब सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स भागते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा स्टॉक है जिसे आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। कौन सी है वो बैंक, कैसा उसका परफॉर्मेंस रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं हम निफ्टी बैंक के चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि जब मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली थी तब निफ्टी बैंक ने सपोर्ट लिया था 17,000 के आसपास के लेवल पर, और उसके बाद काफ़ी यहां पर वॉलेटाइल मूवमेंट हमें देखने को मिला है। ज़्यादा धमाकेदार रिकवरी यहां पर देखने को नहीं मिली है, लेकिन कंपेरेटिवली फिलहाल हमें बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो हम देख पाएंगे कि अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज 200 डेज के ईएमए के भी हमें काफ़ी दिनों से ये ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और आज की जो कैंडल हमें बनती हुई नजर आ रही है, काफी बुलिश कैंडल देखने को मिली है। जो ओपनिंग देखने को मिली थी उसके बाद काफी गिरावट देखने को मिली। 24,000 के आसपास लो बनाने के बाद काफी रिकवरी तो आई, लेकिन अपने हाई के आसपास ही हमें क्लोज होता नजर आ रहा है। जो रिकवरी आई थी उसके भी काफी ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। और आप देख पाएंगे पिछले कुछ दिनों से जो रेजिस्टेंस बना हुआ था उसी के आसपास वापस हमें बैंक निफ्टी खड़ा होता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर बात करें पिछले कुछ हफ्तों के बारे में तो आप देख पाएंगे 25,000 को टच करके भारी गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो 25,000 का लेवल ऑफकोर्स इसके लिए एक रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो हमें ऊपर के लेवल्स और भी दिखाई दे सकते हैं। ये तो हो गई बात रेजिस्टेंस के बारे में। अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो कितना ऊपर जा सकता है, तो 26,000 के आसपास का हम यहाँ पर इमीडिएट टारगेट लेकर चल सकते हैं। लेकिन अगर गिरावट देखने को मिलती है तो कौन सा लेवल एज अ सपोर्ट देखने को मिलेगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है और जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है, ये एक ही लेवल के आसपास बनकर आते हैं। जो लेवल बनकर आते हैं 23,640 के आसपास का लेवल, हम तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 23,500 के आसपास, 500 से 600 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी ले सकता है। और अगर ये लेवल भी टूट जाता है तो 23,000 का ऑफकोर्स मेंटल लेवल तो रहने ही वाला है, जो कि इसके लिए अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि इसके दूसरे दो मूविंग एवरेज 50 डेज का ईएमए और 100 डेज का ईएमए इसी लेवल के आसपास बनकर आते हैं। तो आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक में ऑलमोस्ट 3% की हमें तेजी देखने को मिली है, और कोटक महिंद्रा बैंक एकदम रॉकेट होता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 12% की तेजी हमें कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिली है, और अपने डे हाई के आसपास ही क्लोजिंग भी दी है। तो आप समझ सकते हैं काफी ज्यादा तेजी कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिली है, जिसके रीजन हमने कल ही डिस्कस किए थे। इसके Q2 के रिजल्ट काफी अच्छे आए थे, जिसके कारण यहाँ पर हमें तेजी भी देखने को मिल रही है। और ऑफकोर्स यहाँ पर काफी हमें बाइंग होती हुई भी नजर आई है। एक्सिस बैंक में भी 2.81% की तेजी थी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 2.61% की तेजी थी। एचडीएफसी बैंक में 2% के आसपास की तेजी हमें देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करें तो 1.45% की तेजी देखने को मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 0.35% की तेजी, आरबीएल बैंक में 0.14% की तेजी हमें देखने को मिली है। और अगर बात करें इंडसइंड बैंक के बारे में तो 0.35% का हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है। फेडरल बैंक में 0.46% की गिरावट है। बंधन बैंक में 0.75% की गिरावट है। एसबीआई के बारे में बात करें तो 1% से ज्यादा की गिरावट दिखाई देती है, और पीएनबी में भी 1.5% से ज्यादा की गिरावट हमें दिखाई दी है। तो हमें ये तो पता चल गया कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है, लेकिन उसके रीजंस क्या है ये भी हमें पता होने चाहिए। जैसे कि आपको बताया एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर में दिग्गज बैंक है, अपने मार्केट लीडर ही हम कह सकते हैं। एचडीएफसी बैंक तो हमें मार्केट लीडर दिखाई देता है, और उसके रिजल्ट्स काफ़ी शानदार आए थे। एनपीएस में हमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन एक बात आपको फिर से मैं बताना चाहूँगा, ये आपको पता होनी चाहिए कि एनपीएस में जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है वो इसीलिए देखने को मिल रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किया है लेंडर्स को कि आप अपने एनपीएस को डिक्लेयर करें, इसीलिए हमें गिरावट देखने को मिल रही है। क्लियर सिचुएशन तो हमें आगे आने वाले दिनों में, जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर परमिशन दे देगा कि ओके आप अपने एनपीएस को डिक्लेयर कर सकते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी बैंक ज्यादा प्रेशर में हमें दिखाई देती है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरा परफॉर्मेंस रहता है, जो हमें नेट इंटरेस्ट इनकम हमें दिखाई देती है, वो भी काफी बढ़ती हुई नजर आई है। तो ओवरऑल अगर एनपीएस को साइड में रखे तो उसको छोड़कर जो दूसरा बिजनेस होता है वो काफी सुधरता हुआ नजर आता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट भी काफी शानदार आए थे, जिसके कारण स्टॉक काफी भागता हुआ नजर आया था। और हमने डिस्कस भी किया था कि वो काफी दिनों से तो एक ही रेंज में फंसता हुआ नजर आता था। तो इसीलिए एक अच्छा यहाँ पर ट्रिगर दे दिया, पॉजिटिव न्यूज आ गई, इसके Q2 के रिजल्ट्स अच्छे आ गए, और यहाँ पर हमें स्टॉक जूम करता हुआ नजर आया था।
दूसरे स्टॉक्स के बारे में बात करें जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, तो वो भी हमें धीरे धीरे ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। और दूसरा जो यहाँ पर सेंटिमेंट अच्छा बना हुआ है वो इसीलिए बना हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है कि हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के जो वेव ऑफ है उन्हें हम अपने ऊपर ही लेने वाले हैं। बैंक्स पर उसको कोई भी यहाँ पर टेंशन लेना नहीं पड़ेगा, उसका जो भी लोड है वो गवर्नमेंट ही लेने वाली है। 6,500 करोड़ के आसपास का खर्चा करने वाली है, तो इसके कारण भी बैंक निफ्टी में भी हमें फिलहाल पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा बैंक है जो कि आप फिलहाल खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्टॉक का नाम है बंधन बैंक, जहां पर मैं आपको निवेश करने के बारे में बता रहा हूं। लार्ज कैप स्टॉक है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। मार्केट कैप है 48,000 करोड़ के आसपास। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 296 रुपीज़, जो कि हमें 1% नीचे दिखाई दिया है। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, 1 वीक में 5.5% की गिरावट पे अवेलेबल है। 1 मंथ के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 12% के पॉजिटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 49% की गिरावट पे अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 50% की गिरावट हमें पिछले एक साल में देखने को मिली है। 5 इयर्स के बारे में बात करें तो 37% के नेगेटिव रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। अगर बात करें इसके की मैट्रिक्स के बारे में तो आप देख पाएंगे पीई रेशियो है 13.86, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 21.19 दिखाई देता है, तो सेक्टर के मुकाबले सस्ता दिखाई दे रहा है। अगर बात करें प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो वो 3.17 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 1.87 दिखाई देता है, तो सेक्टर के मुकाबले प्राइस टू बुक रेशियो में हमें प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें कंपनी के प्रोफाइल के बारे में तो जैसे कि हम सभी को बताया, ये कमर्शियल बैंक है जो कि ऑफकोर्स बैंकिंग सिस्टम में कामकाज करती है, अलग अलग जनरल बैंकिंग, माइक्रो बैंकिंग में कामकाज करती है। अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो धमाकेदार फाइनेंशियल ट्रेंड इसका दिखाई देता है। रेवेन्यू 2017 में 4.32,000 करोड़ था, जो कि बढ़कर 2020 में 12.43,000 करोड़ हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कितनी शानदार ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। अगर बात करें प्रॉफिट के बारे में तो प्रॉफिट भी एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ नजर आता है। 2017 में 1.11,000 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2020 में 3.02 हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं काफी ज्यादा ग्रोथ वाला स्टॉक हमें ये दिखाई देता है। इसके पीयर कंपनी के साथ भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर जो एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, यहाँ पर वैल्यूएशन कंपेयर कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे पीई रेशियो की बात करें तो सबसे सस्ता दिखाई देता है। बंधन बैंक का 13.86 है, जबकि एचडीएफसी बैंक का 24.28 है, कोटक महिंद्रा बैंक का 31.5 है, आईसीआईसीआई बैंक का 27.31 हमें दिखाई देता है। अगर बात करें इसके बंधन बैंक के पीबी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो 3.17 दिखाई देता है, जबकि एचडीएफसी बैंक का 3.75 है, कोटक महिंद्रा बैंक का 4.03 दिखाई देता है, आईसीआईसीआई बैंक का इससे सस्ता है 2.01 दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत ही चीप दिखाई दे रहा है या बहुत ही महंगा दिखाई दे रहा है, फेयरली वैल्यूड हम कह सकते हैं। इनकी जो कंपीटिटर्स हैं उनके साथ ही हमें चलता हुआ नजर आता है। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक बंधन बैंक के मुकाबले काफी बड़े बैंक है। तो यहां पर मैं आपको बंधन बैंक में निवेश करने के लिए क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, उसका लॉजिक भी एक बार समझ लेते हैं। तो फिलहाल बैंकिंग स्टॉक्स ऑलरेडी काफी भाग चुके हैं, इसीलिए स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहां पर सबसे पहली बात कि जो फिलहाल हमें न्यूज देखने को मिली है, 6,500 करोड़ हमें गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को वेव ऑफ करने के लिए। तो इससे जो कामकाज होगा वो जो 2 करोड़ वाले लोन थे, 2 करोड़ या उससे कम के लोन होते हैं, उनके लिए ही एप्लीकेबल था, जिससे रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। रिटेल लोगों के पास थोड़े से पैसे आएंगे, थोड़े से वो पैसे सेव कर पाएंगे। और आपको पता होना चाहिए एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक रिटेल सेक्टर में काफी अच्छा कामकाज करते हैं। और बंधन बैंक का जो भी फोकस है वो भी रिटेल बैंकिंग में हमें ज्यादा दिखाई देता है, एमएसएमई लोन्स पर ज्यादा दिखाई देता है। और फिलहाल गवर्नमेंट ने यही कहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा के पर्सनल लोन, एमएसएमई लोन्स, यही सारे लोन्स को वो माफ करने वाले हैं। तो ये ऑफकोर्स एक अच्छी बात रहने वाली है बंधन बैंक के लिए। और ऐसा नहीं है कि एचडीएफसी बैंक में, कोटक बैंक में और आईसीआईसीआई बैंक में हमने बाइंग नहीं की थी। जब समय था एचडीएफसी बैंक में भी की, कोटक महिंद्रा बैंक में तो हमने लेटेस्ट ही फिलहाल बाइंग की थी, और आईसीआईसीआई बैंक में भी हमने बाइंग की है, एक्सिस बैंक में भी हमने बाइंग की है। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से बंधन बैंक अच्छे प्राइस रेंज पे चल रहा है, जहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। चार्ट्स पर चलते हैं, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है, कौन से लेवल पर बाय करना चाहिए, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बंधन बैंक ने क्रैश के समय 150 के आसपास सपोर्ट लिया था और उसके बाद अच्छी तेजी भी दिखाई थी, 400 के आसपास पहुंच चुका था। लेकिन उसके बाद आप समझ सकते हैं काफी गिरावट देखने को मिली। 250 के आसपास फिलहाल स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके बाद अच्छी तेजी भी दिखाई थी। 350 के आसपास ऑलमोस्ट पहुंचने वाला था, 334 के आसपास तो पहुंच भी चुका था, लेकिन उसके बाद गिरावट देखने को मिली है, वीकनेस यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और फिलहाल स्टॉक 300 के नीचे हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। ज्यादा पुरानी लिस्टिंग इसकी नहीं है, लिस्टिंग के बाद हमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिली, 700 के आसपास स्टॉक जाता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद गिरावट देखने को मिली। और 2019 में स्टॉक हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया था, लेकिन कोविड-19 की क्रैश के कारण स्टॉक काफी नीचे आ गया था। 150 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके बाद अच्छी तेजी भी दिखाई, लेकिन 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और स्टॉक हमें नीचे आता हुआ भी नजर आया था।
तो अगर बात करें यहाँ पर पोजीशंस के बारे में, तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है देखिए स्टॉक अच्छा है, बैंक का जो कामकाज है वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है और फिलहाल के समय में तो रिटेल बैंक्स के साथ रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ऐसे बैंक्स के साथ जो कि कॉर्पोरेट पे कम और रिटेल बैंकिंग पे ज़्यादा फोकस करते हो, छोटी लोन्स बांटने में ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि इन्हीं लोगों के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा प्लान्स यहाँ पर लेकर आ रही है। तो ये जो 6,500 का जो हमें यहाँ पर प्लान दिखाई देता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेव ऑफ करने का, तो वो भी छोटे लोगों के लिए दिखाई देता है और ऑफकोर्स यही वो लोग हैं जो ज़्यादा कोविड-19 की वजह से इंपैक्ट हो चुके हैं। तो ऐसे लोन्स जो बांटने वाली बैंक होती है उनके लिए भी ज़्यादा ये पॉजिटिव न्यूज़ है। एचडीएफसी बैंक रिटेल बैंकिंग में लीडर दिखाई देता है, तो देखिए वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हमें पहुंचता हुआ नजर आता है। कोटक महिंद्रा बैंक के Q2 के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए थे, तो वो भी हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो ये भी ओवरऑल काफ़ी अच्छा बैंक है जहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो प्लीज़ कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, तो मेरा मानना है कि जो फिलहाल कंडीशन देखने को मिल रही है, फिलहाल ये अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे हमें दिखाई देता है और फिलहाल सपोर्ट के आसपास है, तो बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग का समय मुझे निकलता हुआ नजर आता है, लेकिन फिर भी आपका डिसीजन है, आपका स्टॉक है, प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में, तो मेरा मानना है जो हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल दिखाई दे सकते हैं वो है 285 से करके 290 के आसपास का जोन। पहले भी स्टॉक ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेजी भी थोड़ी दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद गिरावट देखने को मिली, वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता था और वापस हमें नीचे आता हुआ भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं और आज की जो कैंडल बनती हुई नजर आ रही है वो भी पॉजिटिव कैंडल देखने को मिली है। भले ही एक रेंड कैंडल है, आप देख पाएंगे ओपनिंग हुई उसके बाद काफी गिरावट देखने को मिली, लेकिन वो गिरावट काफी हद तक कवर हो चुकी थी और यहाँ जो ओपनिंग थी उसके सेज थोड़ा सा ही नीचे हमें यहाँ पर क्लोजिंग भी देखने को मिली है। तो अब बात करें कौन से लेवल पर इसे बाय करना चाहिए, तो सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो जो सपोर्ट यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं 280 से करके 295 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस लेवल पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, इसे अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी ऐड किया जा सकता है और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।